इस वीडियो में हम समझते हैं आर्टिकल नंबर 15 को। इसके पहले हमने आर्टिकल 14 को डिस्कस कर लिया है। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक ये किस ग्रुप में आता है? ये आता है राइट टू इक्वालिटी में। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 14 को डिस्कस कर लिया था और आज हम करेंगे आर्टिकल 15 को। देखो, आर्टिकल नंबर 14 जो है वो इक्वालिटी के बारे में जनरल बात करता है और आर्टिकल 15 एकदम स्पेसिफिकली बात करता है। दोनों का डिफरेंस जानते हैं कि जनरल और स्पेसिफिक में क्या डिफरेंस है। एक एग्जांपल लेके कि मान लो मैं कहता हूँ कि फ़िटनेस के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये मैं एक बात बोल रहा हूँ कि फ़िटनेस के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, और मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ कि फ़िटनेस के लिए 30 मिनट रनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं कहता हूँ कि फ़िटनेस के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है तो मैं इन जनरल टर्म बोल रहा हूँ, मैं कोई एग्जांपल दे के नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा एक्सरसाइज। तो वो कैसा हो गया, बहुत जनरल सा टर्म। पर जब मैं बता रहा हूँ कि 30 मिनट रनिंग करना है तो मैं कैसे बात कर रहा हूँ, एकदम स्पेसिफिकली। तो ये डिफरेंस होता है जनरल और स्पेसिफिक। वैसे ही आर्टिकल 14 अगर देखो तो उसने बोला हुआ था राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लेकिन जब हम आर्टिकल 15 पढ़ेंगे ना तो इसमें तुम देखोगे कि एकदम स्पेसिफिकली बात किया गया है कि कैसे इक्वालिटी दी जा रही है। गवर्नमेंट को या स्टेट को क्या चीज़ ना करने को कहा गया है वो बिल्कुल स्पेसिफिक लिखा है, और यहाँ पे कैसा था, एक जनरल लिखा है कि हाँ ये काम करना है। तो ये बात याद रखनी है, आर्टिकल 14 एक जनरल टर्म में बताया, आर्टिकल 15 एक स्पेसिफिक में। तो आओ पहले हम आर्टिकल 15 को समझते हैं। आर्टिकल 15 में क्या लिखा हुआ है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब प्रोहिबिट कर रहा है, मतलब रोक रहा है। क्या करने से रोक रहा है? डिस्क्रिमिनेशन करने से रोक रहा है। किसको रोक रहा है डिस्क्रिमिनेट करने से? स्टेट को। अब इसके पहले कि हम रीड करना शुरू करें, आर्टिकल 15 में टोटल 6 क्लॉज हैं। आर्टिकल 15 में हमें टोटल 6 क्लॉज देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो क्लॉज है वो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्लॉज को बाद में अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। ये बात भी पहले याद कर लेते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पहले से ही था, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ को बाद में जोड़ा गया है। ये वीडियो में हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को समझेंगे और अगले वीडियो में हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ को करेंगे। ठीक है, अब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कब ऐड हुआ था वो एक बार देख लेते हैं। देखो, जो फोर्थ था वो ऐड हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। तो फोर्थ वाला कब ऐड हुआ है? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। जो फिफ्थ है वो ऐड हुआ था 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 से, और जो थर्ड ऐड हुआ है वो हुआ है जो सिक्स्थ ऐड हुआ है वो हुआ है 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। तो अगर इसको हम देखें, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तो पहले से था, लेकिन फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ जो क्लॉज है वो बाद में ऐड हुआ है। फोर्थ ऐड कौन सा अमेंडमेंट से हुआ है? तो पहला ही अमेंडमेंट से। फिफ्थ कौन से ऐड हुआ है? तो वो हुआ है 93rd अमेंडमेंट से, और जो सिक्स्थ है वो किससे ऐड हुआ है? वो हुआ है 103rd अमेंडमेंट से। ठीक है, तो फोर्थ फर्स्ट अमेंडमेंट से, फिफ्थ 93rd और सिक्स 103rd अमेंडमेंट से। अब हम पहले फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को पढ़ते हैं। देखो, ये यहाँ पे दिया हुआ, ये रहा हमारे पास फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। मतलब जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। और स्टेट क्या होता है? स्टेट का डेफिनेशन हम आर्टिकल नंबर 12 में इन डिटेल पढ़ चुके हैं। तो वो जो स्टेट है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट ऑफ फिर स्टेट लेजिस्लेचर, फिर अदर लोकल अथॉरिटीज़, वो सब हमने स्टेट के डेफिनेशन में पढ़ा था आर्टिकल 12 में। तो जो वो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी मतलब कोई भी भेदभाव नहीं करेगी
किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट एनी सिटीज़न। तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसके अगेंस्ट? किसी भी सिटीज़न के अगेंस्ट। अब अगर आर्टिकल 14 को याद करोगे ना, तो वहाँ पे पीपल लिखा था और यहाँ पे क्या लिखा है? सिटीज़न। तो जब पीपल लिखा था तो हमने पढ़ा था पीपल में कौन आता है? इंडियंस भी, फॉरेनर्स भी और लीगल पर्सन भी। लेकिन सिटीज़न का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा? सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक आएंगे, इंडियन सिटीज़न आएंगे, उसके अलावा कोई आएगा नहीं। मतलब आर्टिकल 15 सिर्फ किसके लिए है? इंडियन सिटीजन्स के लिए। क्या फॉरेनर्स के लिए है? नहीं है। ये बात याद रखना है, ठीक है। तो जो स्टेट है वो कोई भी भेदभाव नहीं करेगा भारतीय नागरिक के साथ। किस बेस पे? किस ग्राउंड पे? तो 5 ग्राउंड पे भेदभाव नहीं करेगा। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। और इसमें एक और शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ओनली। तो पहले जो स्टेट है वो भेदभाव नहीं करेगा उसके नागरिक के साथ, मतलब इंडियन सिटीजन्स के साथ। किस ग्राउंड पे? सिर्फ किस ग्राउंड पे? ओनली। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो पहले तो इन 5 ग्राउंड को समझते हैं और फिर मैं समझाऊंगा इस ओनली का क्या मतलब है। देखो, रिलीजन मतलब क्या है कि धर्म के बेस पे कोई भेदभाव स्टेट नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, किसी एक धर्म ऐसे बोल दे कि ये पर्टिकुलर धर्म वालों को इतना टैक्स भरना है और ये धर्म वालों को कोई टैक्स भरने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या ऐसा कोई कानून आ सकता है? क्या ऐसा कोई कानून स्टेट नहीं बना सकता, क्योंकि आर्टिकल 15 में लिखा है कि तुम रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। दूसरा क्या है? रेस। रेस का मतलब होता है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल, एक इंसान का रंग कैसा है, उसके फिजिकल फीचर्स कैसे हैं। जैसे कि अगर तुम देखोगे ना, इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में लोग अलग दिखेंगे, इंडिया के साउथ में लोग अलग हैं, नॉर्थ में अलग है ना, रंग अलग है, दिखते अलग हैं। तो उस रेस के बेस पे भी कि यार तुम ऐसे दिख रहे हो, तुम्हारा ये रंग है, उसके बेस पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। फिर कास्ट तुम्हें पता ही होगा, एक होता है अपर कास्ट, फिर लोअर कास्ट। तो ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते कि जो अपर कास्ट का इंसान है उसको, मानो टैक्स का एग्जाम्पल ले लो कि उसको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ लोअर कास्ट को भरना पड़ेगा। क्या ऐसा कोई कानून बना सकते हैं? नहीं। फिर सेक्स के बेस पे, मतलब मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, तो ऐसा भी नहीं बोल सकता कि सिर्फ मेल ही टैक्स भरेगा, फीमेल टैक्स नहीं भरेगी। ऐसा कोई कानून बना सकते हैं क्या? नहीं। फिर प्लेस ऑफ बर्थ, तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि यार जो इंसान इस जगह पे बर्थ हुआ है वो इंसान को ही टैक्स भरना है, बाकी को नहीं भरना है। तो मैं टैक्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, पर ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकते जिन पे तुम इन बेस पे, इन ग्राउंड से भेदभाव कर सको। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है ओनली। तो जो स्टेट है ना, वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा सिटीजन्स के साथ। सिर्फ किन बुनियाद पे, किस बेस पे, किस ग्राउंड पे? ओनली। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब ये है कि क्या इसके अलावा वो भेद का डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है? तो हाँ, इनके अलावा वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। सिर्फ किस बेस पे नहीं कर सकता? सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे नहीं कर सकता। इसके अलावा तो वो कर सकता है। ये बात याद रखना है, ये इम्पोर्टेंस है ओनली का। इस बात को और थोड़ा समझाने के लिए ना दो एग्जांपल लेते हैं और फिर एक केस को भी पढ़ते हैं ताकि तुम पूरा समझ जाओ। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो स्टेट एक कानून लाती है और उसमें बोलती है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन वाले लोग जो हैं, है ना, एक पर्टिकुलर रिलीजन वाले जो लोग हैं उनको एक कोई सुविधा दे रही है स्टेट। सुविधा के तौर पे मान लो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन वाला अगर एडमिशन लेता है कॉलेजों में तो उसको फ़ीस नहीं भरना पड़ेगा। मान लो जो कोई हिंदू है, तो अगर हिंदू एडमिशन ले रहा है तो उसको फ़ीस नहीं भरना होगा, और अगर वो मुस्लिम या फिर वो क्रिश्चियन है तो उसको फ़ीस भरना पड़ेगा। ऐसा कोई स्टेट ने रूल लाया है। क्या ये रूल वैलिड है? क्या ये रूल वैलिड हो सकता है? क्या ये जो लॉ है वो वैलिड हो सकता है? तो वो वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं वैलिड होगा? क्योंकि इस पे आर्टिकल 15 में लिखा है तुम रिलीजन के बेस पे नहीं कर सकते।
कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसके बेस पे, रिलीजन के बेस पे। चलो एक तो एग्जांपल समझ में आया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एक लॉ आया है जिसमें बोला गया है कि एक पर्टिकुलर जो रिलीजन है, मान लो आपस से कि हिंदू रिलीजन है, और प्लस बोला गया कि हिंदू रिलीजन्स की जो वुमेन है उनको एडमिशन के टाइम पे फीस नहीं भरना होगा। तो क्या ये भी कानून वैलिड है? तो नहीं है, क्योंकि 5 ग्राउंड थे, याद करो, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और इस कानून में कौन सी बात आ रही है? इस कानून में आ रहा है रिलीजन और सेक्स, रिलीजन और सेक्स। तो भाई ये भी क्या हो गया, वैलिड ये नहीं रहेगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। अब मान लो एक कोई कानून आता है जिसमें बोला गया है, ये पूरा एक कोई स्टेट है और बोला गया है कि इस स्टेट में रहने वाले लोग को कम फीस भरना पड़ेगा और इस स्टेट के जो बाहरी लोग रह रहे हैं उनको ज़्यादा फीस भरना पड़ेगा। क्या ये कानून वैलिड रहेगा या नहीं? क्या ये लॉ वैलिड रहेगा या नहीं? लॉ समझ रहे हो कि स्टेट के अंदर रहने वाले लोग को फीस कम भरना है जो स्टेट में रह रहे हैं, और अगर कोई स्टेट से बाहरी लोग आ रहे हैं तो भाई उनको ज़्यादा फीस भरना है। और इसमें जो एक वर्ड को तुम्हें ध्यान देना है वो है स्टेट के अंदर रहने वाले लोग। अब क्या ये जो लॉ है ये वैलिड है या नहीं, और इसको चेक करने का क्या तरीका है? हमें 5 ग्राउंड को चेक करना होगा, और वो 5 ग्राउंड कौन सा है? रिलीजन, थोड़ा सा पेन डार्क कर लेता हूँ मैं, और वो जो 5 ग्राउंड है वो कौन सा है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यही वो 5 ग्राउंड है। अब स्टेट के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको कम, और जो बाहर रह रहे हैं उनको ज़्यादा फीस भरना पड़ेगा। अब क्या ये रिलीजन के अगेंस्ट है? तो भाई रिलीजन तो इसमें कहीं नहीं है, तो ठीक है। रेस भी इसमें नहीं आ रहा है, तो ठीक है। ये कास्ट की बात भी इसमें नहीं हुई है, तो ठीक है। सेक्स की बात भी नहीं हुई है इसमें, तो ये लॉ ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ की बात हुई है क्या? अब देखो इसमें ये थोड़ी बोला है कि जो लोग इस स्टेट के अंदर पैदा हुए हैं सिर्फ वही लोगों को भरना है। इसमें बोला है जो लोग इस स्टेट में रह रहे हैं। और रहने का मतलब क्या होता है? रेसिडेंस। प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेसिडेंस में डिफरेंस है, ये बात को याद रखो कि प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेसिडेंस में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, तुम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में बर्थ लिए हो, पैदा हुए हो, लेकिन रह किसी और स्टेट में रहे हो, तो तुम्हारा प्लेस ऑफ रेसिडेंस ये हो गया। तो यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है? प्लेस ऑफ रेसिडेंस की इस कानून में, ना कि प्लेस ऑफ बर्थ की। अगर प्लेस ऑफ बर्थ बोलता कि जो भी लोग इस पर्टिकुलर स्टेट में पैदा हुए हैं उनको कम फीस देना है, तो वो केस क्या हो जाता? तो वो लॉ क्या हो जाता? ख़त्म हो जाता, इनवैलिड होता है। लेकिन क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ की बात कर रहा है? नहीं, ये किसकी बात कर रहा है? प्लेस ऑफ रेसिडेंस की, जो लोग रह रहे हैं। तो ये लॉ ख़त्म होगा क्या? नहीं, ये लॉ क्या रहेगा? वैलिड। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो वर्ड ओनली है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सिर्फ इसके बेस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, सिर्फ इसके बेस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, इसके अलावा कर सकती है। ठीक है, या फिर इनमें से किसी एक को यूज़ करे प्लस कोई एक और चीज़ क्राइटेरिया में जोड़ दे, ठीक है, तो भी वो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर वो बोल देती है कि कोई भी इंसान गुजरात का बर्थ हो प्लस उसका इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो, उसको टैक्स भरना पड़ेगा। क्या ये जो लॉ है वो वैलिड रहेगा? तो ये भी वैलिड है। ये क्यों वैलिड है? भले ही यहाँ पे एक प्लेस ऑफ बर्थ की तो बात आ चुकी है, लेकिन इसमें एक और चीज़ जोड़ दिया गया है। तो अगर इन्हीं में से ये इसी को लेके इसमें कोई एक और तुमने कोई लॉ में एक और कोई चीज़ अगर ऐड हो जाती है तो वो भी क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इनको यूज़ करके नहीं कर सकते। तो आई होप अब ये ओनली वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे है ओनली, तो जो स्टेट है वो कोई भेदभाव नहीं कर सकती सिटीजन, सिर्फ किस बेस पे, सिर्फ किस ग्राउंड पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। पर इन्हीं ग्राउंड को लेके अगर कुछ और चीज़ जोड़ दिया गया या इन ग्राउंड्स के अलावा कोई चीज़ लिया हुआ है तो वैसे वो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। तो आई होप क्लॉज 1 समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं क्लॉज 2। क्लॉज 2 में क्या बोल रहा है, नो सिटीजन शैल। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है द स्टेट शैल और यहाँ पे क्या लिखा है, सिटीजन शैल। मतलब क्लियर हो गया कि आर्टिकल 15(1) जो है वो किसको रोक रहा है, स्टेट को, और आर्टिकल 15(2) जो है वो किसको रोक रहा है, सिटीजन को। किस चीज़ से रोक रहा है, भेदभाव करने से, डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन, मतलब भेदभाव करने से रोक रहा है। तो सिटीजन को बोल रहा है कि तुम कोई भी भेदभाव नहीं करोगे। किन ग्राउंड पे भेदभाव नहीं करोगे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो 15(2) बोल रहा है सिटीजन को कि भाई सिटीजन तुम भी भेदभाव नहीं करोगे। 15(1) किसको बोल रहा था, स्टेट को। 15(2) किसको बोल रहा है, सिटीजन को, कि तुम भी कोई भेदभाव नहीं करोगे। किस ग्राउंड पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। देखो इसको हल्का सा पहले मैं रब करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ क्यों ऐसा किया जा रहा है। देखो सबसे पहले 15(1) में, सबसे पहले 15(1) में किसको रोक दिया, स्टेट को, कि डिस्क्रिमिनेट मत करना। सिर्फ किन ग्राउंड पे, ओनली वाला हमने पढ़ लिया। अब किसकी बात कर रहा है वो, अब बात कर रहा है 15(2) की, और वो किसको रोक रहा है, सिटीजन को। क्योंकि यार भेदभाव तो कोई भी कर सकता है ना, सरकार भी कर सकती है, स्टेट भी कर सकती है, और लोग भी आपस में कर सकते हैं। तो लोग भी आपस में डिस्क्रिमिनेट ना करें, है ना। देखो पहले स्टेट को बोला कि भाई तुम किसके साथ डिस्क्रिमिनेट मत करना, सिटीजन के साथ। और फिर सिटीजन को बोला कि भाई तुम भी आपस में भेदभाव मत करना। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल डिस्क्रिमिनेशन को ही मना कर दिया और हॉरिजॉन्टल डिस्क्रिमिनेशन को ही मना कर दिया कि ऊपर से स्टेट भी तुम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी और नीचे सिटीजन भी आपस में एक दूसरे में भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन कहाँ भेदभाव नहीं करेंगे, देखो कहाँ नहीं करेंगे, लिखा हुआ है कि कोई भी सिटीजन्स भेदभाव नहीं करेंगे। सिर्फ किन ग्राउंड्स पे, किन ग्राउंड्स पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। और कहाँ नहीं करेंगे, एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। मतलब कोई भी सिटीजन किसी को भी रोक नहीं सकता कि भाई तुम दुकान में नहीं आ सकते क्योंकि तुम पर्टिकुलर रिलीजन के हो, ऐसे तुम किसी को रोक सकते नहीं हो। दूसरा, पब्लिक रेस्टोरेंट, मतलब जहाँ पे लोग जाके खाना खाते हैं वो रेस्टोरेंट होता है। तो कोई एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे लोग खाना खाने जा रहे हैं और बोल दे भाई तुम इस पर्टिकुलर धर्म के हो, तुम नहीं आ सकते, तुम इस रेस के हो, नहीं आ सकते, तुम इस कास्ट, सेक्स, या यहाँ पे तुम इस स्टेट में पैदा हो, तुम हमारे होटल में नहीं आ सकते, हमारे रेस्टोरेंट में नहीं आ सकते, ऐसा तुम नहीं बोल सकते। या होटल जहाँ लोग रहते हैं तो तुम गए होटल में रहने के लिए, तुम्हें बोल दिया गया कि तुम पर्टिकुलर इस कास्ट के, तुम हमारे होटल में नहीं रह सकते। ऐसा क्या वो इंसान भी तुम्हें बोल सकता है क्या, नहीं। क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि आर्टिकल 15(2) में लिखा हुआ है कि कोई सिटीज़न भी भेदभाव नहीं करेगा। या फिर कोई प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, फॉर एग्जाम्पल कोई थिएटर हो गया, या फिर मान लो कि कोई पार्क हो गया, जो पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगह है ना, कोई मूवी हॉल हो गया, वहाँ पे भी कोई तुम्हें रोक सकता नहीं है। तो 15(1) किसके लिए है, स्टेट के लिए। 15(2) किसको रोक रहा है डिस्क्रिमिनेट करने से, सिटीज़न को। कहाँ कहाँ पे, दुकानों पे, रेस्टोरेंट पे, होटल में और कोई पब्लिक एंटरटेनमेंट में। तो ये था 15(2) का ए पार्ट। एक और है इसमें, वो है बी। उसमें क्या है कि कोई भी सिटीज़न किसी को रोकेगा नहीं, क्या करने से, वेल को यूज़ करने से, वेल मतलब जो कुआं होता है, टैंक को यूज़ करने से, बाथिंग घाट को यूज़ करने से, बाथिंग घाट्स मतलब जहाँ पे लोग जाके, वो नहीं एक ओपन घाट होता है जहाँ पे लोग नहाते हैं, फिर रोड को यूज़ करने से, या फिर प्लेस टू पब्लिक रिसोर्ट्स को, मतलब कोई ऐसी जगह जो पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए बनी हुई है उसमें जाके तुम रोक सकते नहीं हो,
है ना, वेल के लिए, टैंक के लिए, बाथिंग घाट के लिए, रोड के लिए तुम किसी को रोक सकते नहीं हो। लेकिन एक क्राइटेरिया है इसमें, मेंटेन्ड होली और पार्शली आउट ऑफ स्टेट फंड और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक। इसका मतलब ये कि मान लो कोई भी वेल हो, कोई भी टैंक हो, कोई भी बाथिंग घाट हो, रोड हो, कोई प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट हो, कोई भी ऐसी जगह है जो मेंटेन्ड, जो बनाई गई है या फिर मेंटेन की जा रही है, किससे, पूरे सरकार के पैसे से या फिर थोड़े बहुत सरकार के पैसे से, आधे सरकार के पैसे से या पूरे ही सरकार के पैसे से अगर वो बनाई गई है, तब जाके आप किसी को रोक सकते नहीं हो। या तो फिर वो जगह जनरल पब्लिक के लिए बनाई गई हो तो उसको रोक सकते नहीं हो। इसको एग्जांपल है, समझो। मान लो कि तुमने एक वेल बनाया, कुआं बनाया, है ना, तुमने कुआं बना दिया। अब क्या इसमें कोई भी आके पानी वानी लेके जा सकता है? ये तुमने अपने घर के एरिया में बनाया है, ये तुम्हारा घर है और तुमने अपने घर के अंदर ये कुआं बना दिया है। क्या इसमें कोई भी आके पानी ले सकता है कि बोला यार आर्टिकल 15(2) में लिखा हुआ है? तो नहीं। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि ये जो कुआं है ये तुमने अपने पैसों से बनाया है, कोई स्टेट फंड से बना नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये सरकार के पैसों से बना होता तो भाई उसको तुम आने देते। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पैसों से बना है तब नहीं है। तो बी वाले को याद रखना है कि कब वो काम लागू होगा आर्टिकल 15, जब वो सरकार के पैसे से, या तो पूरा या तो थोड़ा बहुत भी अगर सरकार का पैसा लगा है, और या फिर ये कुआं जब बनाया गया बोल दिया गया भाई ये कुआं पब्लिक इस्तेमाल के लिए बन रहा है। हाँ, अगर ये बोल दिया कि ये कुआं पब्लिक इस्तेमाल के लिए बन रहा है तो फिर ठीक है, और तुम उसको रोक नहीं सकते। लेकिन अगर तुम अपने अपने पैसे का बनाया है तो भाई उसको तुम रोक सकते बिल्कुल हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन ये वाली है कि वो स्टेट के पैसे से बनी हुई है, तब जाके तुम उसको मना नहीं कर सकते। खुद के पैसे से बनाए हो तो भाई मना कर सकते हो। तो आई होप अभी तक तुम्हें 15(1) और 15(2) समझ में आया होगा। अब हम आते हैं क्लॉज 3 में। 4, 5, 6 तो हम वैसे भी अगले वीडियो में करेंगे, तो बस थोड़ा सा बचा है, वो है क्लॉज 3। क्लॉज 3, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट। इसका मतलब है कि क्लॉज 3 बोल रहा है कि जो भी अब तक तुमने इस आर्टिकल में पढ़ा है वो सरकार को रोक नहीं सकती। क्या करने से, क्या करने सरकार को नहीं रोक सकती? कोई स्पेशल प्रोविज़न बनाने के लिए औरतों और बच्चों के लिए। स्पेशल प्रोविज़न मतलब मान लो कि कोई ऐसा कानून बनाने से, कोई ऐसा लॉ बनाने से जो किसके फ़ायदे के लिए? वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, वो सरकार बना सकती है। और ये दोनों जो हमने पढ़ा 15(1) और 15(2) वो रोक नहीं सकती उसे। मतलब समझो, मतलब ये है 15(3) ये बोल रहा है कि सरकार औरतों और बच्चों के लिए कोई स्पेशल कानून बना सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखो 15(1) में हमने पढ़ा कि सेक्स के नाम पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन 15(3) बोल रहा है कि भले ही ऊपर ये लिखा हुआ है लेकिन ये सब सरकार को रोक नहीं सकती, प्रिवेंट नहीं करेगी, रोक नहीं सकती औरतों और बच्चों के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविज़न बनाने के लिए। मतलब 15(1) और 15 तो डिस्क्रिमिनेशन करने से मना करता है, लेकिन 15(3) पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने को दे रहा है। ठीक है, तो अगर कल को सरकार एक कानून बनाती है कि औरतों के लिए इतनी सीट हमने रिजर्व कर दी है, तो क्या वो 15(1) के तहत खारिज हो जाएगा कि भाई ये लॉ तो गलत है, क्योंकि लिखा था कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? वो नहीं होगा, क्योंकि 15(3) में लिखा है कि औरतों के लिए और बच्चों के लिए सरकार कोई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उनके लिए कोई अगर कानून बनाना है तो वो बना सकती है। कैसे कानून बनाती है? देखो, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा होगा, ये देखो यहाँ पे, कि वुमेन्स के लिए, वुमेन वर्कर्स कैन बी गिवन स्पेशल मैटरनिटी रिलीफ। तो भाई औरतें जब प्रेग्नेंट होती है तो उनको छुट्टी दे दी जाती है ना? तो क्या फिर इसके लिए केस कर सकते हैं कि यार ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया? नहीं, क्योंकि 15(3) में लिखा हुआ है कि औरतों और बच्चों के लिए सरकार कानून बना सकती है, उनके फ़ायदे वाली कानून। ठीक है, और बच्चों के लिए बनाते हैं, जैसे फ्री एजुकेशन बच्चों को मिलता है। तो कैसे बोल देंगे कि यार ये तो भेदभाव हो गया? नहीं, क्योंकि 15(3) में लिखा है। तो एक बार हम अभी समराइज़ करते हैं इन्हें, जो हमने अभी तक पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? आर्टिकल 15(1),
हमने पढ़ा आर्टिकल 15 का क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3। क्लॉज 1 में बोल रहा है कि स्टेट जो है वो ओनली किन ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। क्लॉज 2 क्या बोल रहा है, क्लॉज 2 बोल रहा है कि जो सिटीज़न है भाई वो भी भेदभाव नहीं कर सकता, कोई शॉप पे, कोई रेस्टोरेंट पे, कोई होटल्स पे, कोई पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगहों पे। साथ साथ में अगर कोई ऐसा वेल है या फिर कोई टैंक है, कोई बाथिंग घाट है, कोई वेल हो गया, टैंक हो गया, बाथिंग घाट हो गया, कोई पब्लिक रिसोर्ट की जगह हो गई, और अगर ये सारी जगह स्टेट फंड से पूरी पूरी होली या फिर पार्शली बनी गई है, या फिर ये जगह बोला गया है कि पब्लिक यूज़ के लिए है, तब तुम उसको रोक सकते नहीं हो। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ था। लेकिन अगर तुम्हारे पैसे से बना है तो भाई तुम रोक सकते हो। और 15(3) में क्या बोला हुआ है कि ये जो हमने 15(1) और 15(2) में पढ़ा है, ये स्टेट को प्रिवेंट नहीं कर सकती, मतलब स्टेट को रोक नहीं सकती। क्या करने से नहीं रोक सकती, वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न बनाने से रोक सकती नहीं है। मतलब सरकार कोई स्पेशल प्रोविज़न वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए बना सकती है। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। क्यों ऐसा हुआ, देखो औरतों को पहले से ही, पहले ज़माने में देखा होगा तुमने कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, उनको इतना आज़ादी नहीं थी, तो उनको अभी एक इक्वल लेवल पे लाना है ना। सती प्रथा पता होगा, फिर विडो रीमैरिज के लिए कितनी लड़ाई हुई और तमाम सारे ऐसे दिक्कतें थी, तो उनको समाज में इक्वल लाने के लिए ही आर्टिकल 15(3) लिखा गया है। तो आई होप 15(1), 15(2) और 15(3) समझ आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 15(4), 5 और 6 करेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि 15(4) क्यों ऐड किया गया, 15(5) क्यों ऐड किया गया और 15(6) क्यों ऐड किया गया, और उससे रिलेटेड केसेस को ही पढ़ेंगे। और अगर 15(1) जो हमने पढ़ा था उसका एक रिलेटेड केस भी है, जो कि है डीपी जोशी वर्सेस मध्य भारत केस, जिसे मैंने बताया ना प्लेस ऑफ रेसिडेंस वाला। तो मैंने पूरा समझाया था कि वो प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेसिडेंस, तो एक बार ये रीड कर लेना, हालांकि यही मैंने चीज़ समझाया भी है। तो आई होप आपको आर्टिकल 15(1), 2 एंड 3 समझ आया है। अब नेक्स्ट वीडियो में 4, 5 एंड 6 करते हैं। थैंक यू।